हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी चैनल। आज जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में डील करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं या फिर लॉ का कोई भी स्टूडेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ता है, उसने जब वो फर्स्ट ईयर में हो या फिर वो पास आउट हो या फिर वो प्रैक्टिसिंग हो, तो उसको हमेशा ये सुनने में आता है या उसको पता रहता है कि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो हमेशा वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है, कभी भी जो है वो वैलिड नहीं होता एक्सेप्ट इन फ्यू सिनेरियो। वो फ्यू सिनेरियोज जो है कवर किए जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसिटीज, उस केस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। लेकिन एज अ जनरल रूल माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली कोई सही वर्ड यूज़ करूँ तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, माइनर का एग्रीमेंट होता है। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। अब कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज या फिर कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है। तो जिसमें बता रखा है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, और उनके बीच में जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ होना चाहिए, या फिर लॉ ने जो है उनको बतानी है कि ये साथ साथ जो है ये इनवैलिड लॉज है। तो ये जो है एसेंशियल्स है। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज के बारे में दे रखा है सेक्शन 11 में, और सेक्शन 12 में जो अनसाउंड माइंड के जो पर्सन है उनके बारे में बता रखा है कब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में जो 14 से लेके जो 22 तक है उसमें जो हम फ्री कंसेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो डील करते हैं। फिर बाद में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, और फिर एंड में जो है कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेसिफिकली जो डिक्लेयर किया गया वॉइड है, जो कि जैसे कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब है। अब उसमें जब हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो सेक्शन 11 में जो है बता रखा है कि कौन कौन कम्पिटेंट है। सेक्शन 11 में कहीं से भी ये नहीं बता रखा कौन कौन कम्पिटेंट नहीं है, वो तो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन कौन नहीं है। लेकिन सेक्शन 11 जो है वो ये बताता है कि कौन कौन कम्पिटेंट है। तो कम्पिटेंट है सबसे पहले मेजर, जो कि लॉ उस लॉ के हिसाब से जो है मेजर है। दूसरा है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, और तीसरा है जो कि नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। ठीक है, तो उसमें मेजर जो है वो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 से डील करता है कि मेजर वो है जो कि अब मोर देन 18 ईयर्स है, 18 या मोर देन 18 ईयर्स है। ठीक है, और अगर वो उसका जो है गार्जियन अपॉइंटेड है तो उस केस में जो है वो 21 ईयर्स जो है एज ऑफ मेजोरिटी बन जाती है। तो इसमें साफ साफ कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि माइनर्स का जो एग्रीमेंट है, माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका इफेक्ट क्या होगा। ये बता रखा है कि माइनर जो है कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, वो सेक्शन 11 को हम इंटरप्रेट करते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन माइनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका इफेक्ट क्या होगा, वैलिड तो नहीं होगा। तो बच जाते हैं वैलिडिटी के बेसिस पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से दो कॉन्ट्रैक्ट्स बच जाते हैं, एक है वॉइडेबल और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब काफ़ी टाइम तक जो है इसमें बहुत इश्यू रहा कि ये वॉइडेबल रहेगा कि वॉइड रहेगा। तो इसको जो है सेटल किया गया फाइनली इन द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। दैट वाज इन द ईयर 1902, 1902, आज से लगभग 120 साल पहले। ठीक है, तो उसमें जो है बताया गया कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उस केस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड रहेगा, ना कि वॉइडेबल। ठीक है, ये प्रीवी काउंसिल ने बोला था, और प्रीवी काउंसिल जो है हाईएस्ट कोर्ट होती थी उस वक्त। ठीक है, अब सेक्शन 10 जब हम देखते हैं तो इसमें बता रखा है कि सेक्शन 10 के हिसाब से जो है एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कब होंगे। हमने देखा है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो एक ऑफर होता है जो कि 2A में डिफाइंड है। ऑफर का जब सामने वाले को कम्युनिकेशन हो गया, उसके नॉलेज में आ गया, तो सामने वाला एक्सेप्ट करता है। जब एक्सेप्टेंस कर लेता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में अगर मैं कंसिडरेशन डाल दूँ, दैट इज गिवन कंसिडरेशन 2D में दिया हुआ है, अगर मैं कंसिडरेशन डाल दूँ तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट भी जो है हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कुछ सोशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो लीगल इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, तब जाके जो है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बनता है। ठीक है, इंडिया में भी जो है ये रूल फॉलो होता है, और इंग्लिश लॉ में भी जो है ये रूल फॉलो होता है। और फिर लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दैट इज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज गिवन इन सेक्शन 2H। अब कॉन्ट्रैक्ट अब जो है एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा वो हमें बता रखा है सेक्शन 10 में। तो कब बनेगा, पहला तो जो है फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब ये है, फ्री कंसेंट दे रखा है सेक्शन 14 में। तो फ्री कंसेंट कब कब नहीं होगा, उसके लिए एक एक्रोनिम है CUFMM। C का मतलब कोर्जन, U का मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, F का मतलब फ्रॉड, M का मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन, लास्ट M का मतलब है मिस्टेक। मिस्टेक भी 3 तरह की होती है, एक म्यूचुअल मिस्टेक, एक मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, और एक लास्ट है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। ठीक है, तो इन 3 में जो है वॉइडेबल होता है, जिसके इंस्टेंस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी कंसेंट जो ली गई है इन तरीकों से, उसके इंस्टेंस पे जो है वॉइडेबल होता है। लास्ट वाले में जो म्यूचुअल मिस्टेक है, म्यूचुअल मिस्टेक पे वॉइड होता है। इंडियन लॉ के जो है मिस्टेक पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दैट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मतलब है कि वो वैलिड है, और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का इफेक्ट वही रहता है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का रहता है। फिर पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 11
और सेक्शन 12 के हिसाब से जो है 12 में जो है अनसाउंड माइंड के बारे में बता रखा है कब जो है वो साउंड माइंड अनसाउंड माइंड का पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। ठीक है, साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बता रखा है। सेक्शन 11 में 3 चीज़ें बता रखी है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट जो कि दे देगा सेक्शन 23 में, और लास्ट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड जो कि सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 29 अनसर्टेन एग्रीमेंट्स और सेक्शन 30 यानी वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ये सब जो है स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली जो है डिक्लेयर किए गए हैं कि ये वॉइड है, तो दे रखा है ये। ठीक है, अगर ये सब फुलफिल हो जाता है तो उस केस में जो है एक एग्रीमेंट जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट लेवल मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 11 में ये बता रखा है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कौन कौन जो है कॉम्पिटेंट पार्टीज है। सेक्शन 11 में कहीं से भी ये नहीं बता रखा है कौन कौन नहीं कर सकते, वो तो हमने इंटरप्रेट करके जो है निकाला है कि कौन कौन नहीं कर सकते। तो एक तो वो एज ऑफ मेजोरिटी का होना चाहिए, मतलब इंडिया में 18 ईयर्स का होना चाहिए। अगर उसका गार्जियन है, इन केस ऑफ गार्जियन, उसका गार्जियन अपॉइंटेड है तो उस केस में उसकी एज होगी एज ऑफ मेजोरिटी दैट विल बी ऑफ 21 ईयर्स। दूसरा है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरा ये है कि नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, लॉ उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करे, जैसे कि कॉन्विक्ट्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, ये सब लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं हो सकते। तो अब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बता दे कि एक माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो इससे ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी नहीं बता रखा है कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा। इसीलिए जो है मौरी बीवी केस में ये ले डाउन किया गया था कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सिर्फ ये बताता है कि माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट है, सिर्फ ये बताता है कि माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट है, वो कम्पिटेंट नहीं है। उसका इफेक्ट क्या होगा वो मौरी बीवी वाले केस में है। तो इसमें फाइनली जो है मौरी बीवी केस में जो है उसको सेटल किया गया कि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है दैट विल बी वॉइड अब इनिशियो। मतलब इन एसेंस माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होता, माइनर एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें इंटरेस्टिंग केस कैसे है, जो धर्मोदास घोष था ही वॉज अ माइनर, उसने एक मनी लेंडर था ब्रह्मोदत्त। ठीक है, ब्रह्मोदत्त से उसने 20,000 रुपये उधार लिए। ब्रह्मोदत्त पिक्चर में नहीं था, ब्रह्मोदत्त के अटॉर्नी ने दिया। ठीक है, ब्रह्मोदत्त के अटॉर्नी ने धर्मोदास घोष को जो है 20,000 रुपये का जो है मॉर्गेज दिया, मतलब मॉर्गेज उसने जो है मतलब पैसे जो है उसने लोन लिए थे माइनर ने, और माइनर को जो है उस 20,000 का आधा, लगभग आधा, मतलब 10,500 टोटल लोन जो अमाउंट था वो 20,000 था, जिसमें से एडवांस कर दिया गया उस माइनर को 10,500। अब जो ब्रह्मोदत्त यानी डिफेंडेंट का जो अटॉर्नी था उसको पता था कि जो धर्मोदास घोष है ना, धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर, ये सामने वाले को पता था, मतलब सामने वाली पार्टी को पता था कि ये माइनर है। माइनर को इंग्लिश लॉ में पहले इन्फेंट्स कहते थे, लेकिन आज के टाइम में उनको भी जो है माइनर कहते हैं। तो उनको जो सामने वाली पार्टी था उसके अटॉर्नी को पता था कि धर्मोदास घोष जो कि प्लेंटिव है वो एक माइनर है। ये लोन दे रहा था उस वक्त, उसको पता था कि ये प्लेंटिव जो है वो माइनर है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि माइनर ने 10,000 रुपये 10,500 तो ले लिए। फिर बाद में उसने क्या कहा कि ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में गया, मतलब जो माइनर जो धर्मोदास घोष है वो कोर्ट गया और उसने बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर दो। ठीक है, ठीक है, अब कैंसिल तो कर दो, उसको तो 10,000 रुपये मिल गए, 10,500 रुपये मिल गए। किसको? प्लेंटिव को, माइनर को, धर्मोदास घोष को। सामने वाला जो पार्टी था, जो डिफेंडेंट था, उसकी ये कंडीशन थी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्लेंटिव कैंसिल कराना चाहता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि 10,500 मैंने पैसे उसको दिए हैं वो वापस मुझे जो है दिए जाए। अब 10,500 आज के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से 10,500 बहुत ज़्यादा थे। तो जो प्लेंटिव था, जो माइनर था, वो चाहता था कि एक इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो जाए, और जो डिफेंडेंट था उसने ये कंडीशन डाली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं कैंसिल कर दो, लेकिन मेरे 10,500 जो है मुझे वापस दिलवाओ। ठीक है, तो अब उसने जो है अलग अलग आर्गूमेंट्स रखे, और अलग अलग आर्गूमेंट्स रखने के पीछे जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स भी दिए, और कोर्ट ने भी जो है उसको कैसे जो है डील किया वो भी हम अभी देखेंगे। अब उसने जो माइनर था उसने कैंसिलेशन के लिए डाला सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, जो पुराना वाला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963 वाला नहीं, उससे पहला वाला 1877। ठीक है, तो डिफेंडेंट की पहली दलील ये थी, उसने पहला आर्गुमेंट ये दिया कि सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई भी सेक्शन 64 जो है वो कहता है कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है
तो उसमें अगर जिस पार्टी ने उसको उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया है, ठीक है, तो जिस पार्टी ने बेनिफिट उठाया उस कॉन्ट्रैक्ट से, उसको सामने वाली पार्टी को जो है कंपेंसेट करना पड़ेगा, वापस जो बेनिफिट लिया उसको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी लाइन भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है, वो उसको रिसेंड कर देता है। द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेंट, मतलब जब वॉइड डिक्लेयर करवा दिया है, वो वॉइड करवा रहा है, वॉइडेबल उसके ऑप्शन बता तो वॉइड करवा रहा है, तो सामने वाली पार्टी को जो है कोई भी अपना ऑब्लिगेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफिल नहीं करना है, ठीक है। और जो पार्टी रिसेंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, उसको अगर कोई बेनिफिट मिला है, अगर उसने कोई बेनिफिट लिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको जो है वापस दूसरी पार्टी को जो है रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ए है और बी है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ए जो है बी को देगा ₹20,000 और बी जो उसको कुछ गुड्स देगा, ठीक है। अब ये वॉइडेबल है, मान लो ए के ऑप्शन पे, ए को ₹20,000 तो मिल गए। अब ए जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवा रहा है, क्योंकि उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल था, तो अब ये वॉइड करवा रहा है। तो जो मतलब बी से, सॉरी, इसमें ए ने जो है, मान लो ए ऑफर कर रहा है कि वो अपना जो है मान लो कार देगा मान लो, ठीक है, और उसके बदले जो है बी उसको ₹3 लाख देगा, ठीक है। अब ए के ऑप्शन पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मान लो वॉइडेबल है, अब ए जो है ये वॉइड डिक्लेयर करा रहा है, लेकिन 3 लाख जो है उसने बी से पहले ले लिया, बी अपनी कार नहीं दी। तो सेक्शन 64 के हिसाब से जब ये वॉइड डिक्लेयर करवा रहा है अपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको जो है 3 लाख वापस बी को देने पड़ेंगे, दैट इज एज पर द एसेंस ऑफ सेक्शन 64, ठीक है। तो धर्मोदास जो ब्रह्मोदत्त का की तरफ से था, उन्होंने भी यही कहा कि सेक्शन 64 के हिसाब से हम लोग जो है ये आर्गुमेंट दे रहे हैं और उसके हिसाब से हमें जो है 10,500 रुपीज़ वापस मिलने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये सब अप्लाई होता है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, लेकिन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, वॉइड होता है। तो तुम्हारा सेक्शन 64 का आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो 64 वाला तो उन्होंने मना कर दिया। 64 होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने जो है ये सेक्शन नहीं माना। दूसरा फिर जो है वो लेके आए सेक्शन 65, डिफेंडेंट जो है सेक्शन 65 लेके। सेक्शन 65 में भी वही बात की है, सेम टू सेम, बस उसमें सिनेरियो ये है कि उसमें वॉइडेबल था, इसमें स्टार्टिंग से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई, ठीक है। बाकी सब सेम है, लैंग्वेज सब सेम है। इस केस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, 64 में जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन कोर्ट ने ये भी मानने से मना कर दिया। क्यों? कोर्ट ने बोला कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो बात सही है, लेकिन ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से नहीं था, ये बाद में जाके वॉइड हुआ है। जबकि माइनर के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, तो दोनों में फ़र्क होता है। इसलिए आप 65 भी जो है इस केस में नहीं लगा सकते। तो 65 की एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड मतलब पहले वो वैलिड था, और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो चुका है। क्यों? जैसे कि मान लो सेक्शन 56 वाला हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जब वो इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। उसमें इसका मतलब ये होता है कि पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिस केस में जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो गया, तब उस सिनेरियो में सेक्शन 65 लगता है। लेकिन माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज वॉइड अब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही जो है वो वॉइड है। तो कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 65 भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो दो आर्ग्यूमेंट्स दिए डिफेंडेंट ने, ब्रह्मोदत्त की तरफ से दिए गए, एक तो सेक्शन 64 और दूसरा सेक्शन 65, दोनों ही जो है कोर्ट ने मानने से मना कर दिए, ठीक है। अब थक हार के जो ब्रह्मोदत्त है, उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया वो दिया सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, जो आज के टाइम में हमारे सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सेक्शन 41 का जो है उसने सहारा लिया, उसने जो है डिफेंस लिया। सेक्शन 41 ये कहता है कि अगर कोई भी कैंसिलेशन करा रहा है इंस्ट्रूमेंट का कोई, ठीक है, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो जस्टिस जो है वो पूरी कर सकता है, मतलब पार्टीज को जो है पूरी जस्टिस दे सकता है। तो कोर्ट उसमें जो है उन्होंने ये बोला, ब्रह्मोदत्त की तरफ से ये बोला गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये इंस्ट्रूमेंट कैंसिल करा रहे हैं जिसमें 20,000 रुपये का लोन देना था, तो 10,500 तो हमने दे दिए। अब सामने वाला अगर कैंसिल करवा रहा है तो जस्टिस ये कहती है कि 10,500 जो है वो वापस डिफेंडेंट को मिलने चाहिए, क्योंकि सेक्शन 41 की वर्डिंग्स ये है। तो कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट एक बार हम लाइन भी पढ़ लेते हैं, ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक बार कोर्ट ये देख ले कि कैंसिल हो रहा है, तो
कोर्ट में रिक्वायर, ऑब्लिगेशन नहीं है, जो है डिस्क्रिशनरी, कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड। इस केस में रिलीफ जो है ग्रांट अगर करते हैं तो किसको करेंगे, प्लेंटिफ को करेंगे, जो कि माइनर है। पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू मेक एनी कंपेंसेशन दे टू द अदर विच जस्टिस में रिक्वायर। तो सामने वाले को अगर हम माइनर अगर कैंसिलेशन मांग रहा है तो सामने वाले को उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस ये कहती है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये डिस्क्रिशन देता है कोर्ट्स को कि कोर्ट्स जस्टिस करने के लिए जो है कंपेंसेट करने के लिए बोल सकती है उस पार्टी को जो कि कैंसिलेशन मांग रही है। अब कोर्ट ने इसको भी नहीं माना, मतलब इस बेचारे ने, ब्रह्मोदत्त ने 3 सेक्शन का हवाला दिया, सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और लास्ट में थकार के सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लेकिन कोर्ट ने तीनों बात ही नहीं मानी। और लास्ट वाली बात तो इसलिए नहीं मानी, जो सेक्शन 41 वाली बात है वो तो इसलिए नहीं मानी, वो ये कहते हुए कि जब आप उससे लोन का एग्रीमेंट कर रहे थे, आप उसको लोन दे रहे थे 20,000 रुपये का, जब आप लोन दे रहे थे और 10,500 आपने जो है उसको एडवांस भी दे दिया था, उस केस में उस वक्त आपके अटॉर्नी को पता था कि बंदा सामने वाला जो पार्टी है वो प्लेंटिफ जो है वो माइनर है। जब आपको पता था तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप जस्टिस करने के लिए जो है कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सरसाइज करे और हमें जो है जस्टिस के लिए जस्टिस के बिहाफ पे या जस्टिस के नाम पे जो हमें कंपेंसेशन दिलाए। अब इस केस में कंपेंसेशन कैसे मिलेगा जब आपको उस वक्त लोन देते वक्त ही पता था कि सामने वाली पार्टी जो है माइनर है। तो इस केस में आप जो है सेक्शन 41 का भी जो है डिफेंस नहीं ले सकते। तो थकार के जो है इसमें जो कोई भी तरीके का जो है कंपेंसेशन जो है वो नहीं मिला। ठीक है, तो इससे हमारे ये भी पता चलता है कि रेस्टिट्यूशन की बात आती है जब, तो माइनर से आप रेस्टिट्यूशन तभी ले सकते हो जब प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में है, मतलब उसके पोजेशन में ट्रेसेबल है। ठीक है, जैसे मान लो मैं माइनर हूँ, मैं सामने वाले से कोई मैं एग्रीमेंट करता हूँ अपनी एज मिसरिप्रेजेंट करके, मैं बोलता हूँ कि मैं मेजर हूँ लेकिन असल में हूँ मैं माइनर, और सामने वाले से मान लो कि मैंने उसकी बाइक खरीद ली, तो बाइक तो मेरे पोजीशन में है, तो जब तक बाइक मेरे पोजीशन में है, मेरे पोजीशन में ट्रेसेबल है, तब तक जो है मुझे कंपेल किया जा सकता है कि मैं बाइक सामने वाले को वापस लौटाऊँ। लेकिन अगर मैंने वो बाइक लेके बाइक आगे किसी को बेच दी और उसके बदले मैंने पैसे ले लिए, उस केस में वो पैसे जो है कोर्ट मुझे कंपेल नहीं कर सकता कि सामने वाली पार्टी को मैं रिस्टोर करूँ या सामने वाली पार्टी को दूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये तो गुड्स तब होता है जब हम गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा ही सिनेरियो है, जैसे उसमें जो है माइनर जो है एक लोन लेता है, तो जब माइनर लोन लेता है ना, तो लोन का अमाउंट भी जो है कोर्ट्स उसको कंपेल नहीं करते हैं कि लोन का अमाउंट जो है वापस उसको जो है सामने वाली पार्टी को जो है मतलब माइनर को कंपेल किया जाएगा सामने वाली पार्टी को जो है दे। तो आज हमने जो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में जो है सामने वाली पार्टी को यानी डिफेंडेंट को 10,500 रुपीज़ क्यों नहीं मिले वो हमने देखा। ठीक है, तो कहीं पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा। ये मोहरी बीबी वाले केस में ले डाउन किया गया था आज से लगभग 120 साल पहले। ठीक है, और जो है माइनर के खिलाफ रेस्टिट्यूशन आप कब कब कर सकते हो वो भी हमने देखा। इस बंदे ने जो डिफेंडेंट था उसने 3 सेक्शंस का हवाला दिया, लेकिन तीनों सेक्शन जो है कोर्ट ने मानने से मना कर दिया और उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक भी दिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दी माइनर्स एग्रीमेंट। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ रोचक तथ्य के लिए या फिर रोचक केसेस के लिए जो है आप लॉ प्रेप जुडिशरी के चैनल से जुड़िए और वी विल टेक योर जुडिशरी प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, थैंक यू एवरीवन।